मुख्य विपक्षी पार्टी होने तक की भूमिका भी कांग्रेस निभा पाएगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब आप विरोध की राजनीति करते हैं, कुछ दिन पहले आप लोग चुनाव में साथ थे, 2013 वाली सरकार में भी आप लोगों ने समर्थन दे दिया था, तो ऐसा लगेगा कि दिन भर आप लोग झगड़ते रहते हैं लेकिन शाम की जो चाय है एक साथ ही पीते हैं। कन्वे कैसे करेंगे, कन्विंस कैसे कर रहे हैं जनता को आप? देखिए, हमारी तो पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट भी निकल गई है। और जैसी हमारी पहली लिस्ट निकली, आम आदमी पार्टी को डर लगना शुरू हुआ कि हमारे पुराने दिग्गज नेता संदीप दीक्षित जी जैसे, फरहाद सूरी जी जैसे और भी अन्य पुराने हमारे बहुत वरिष्ठ नेता निकल रहे हैं। तो इनको एकदम से इनको एकदम से इन्होंने बेवकूफी वाली बात करनी शुरू कर दी कि बीजेपी और हमारे कांग्रेस पार्टी मिल गई है। तो इनको धक्का तो लगा है। हमने 1 महीने 1.5 महीने की न्याय यात्रा करी है। हम कन्वे तो कर ही रहे हैं, हम पिछले 6 महीने लेकिन न्याय ये वही है कि आपका राज्य संगठन तो अग्रेसिव है लेकिन राष्ट्रीय नेता उसमें दिख नहीं रहे हैं किसी भी मुद्दे पर। एक मुद्दा बताइए जो दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हो, आपके राष्ट्रीय नेता भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उसी अग्रेशन के साथ उस पर बात रख रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका वोटर जो है, आपका जो कार्डर है, वो कन्विंस कैसे होगा कि पूरी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, सिर्फ दिल्ली संगठन नहीं। देखिए, न्याय यात्रा होती है, न्याय यात्रा में राहुल गांधी को आना था, नहीं आ पाए ना वो, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, न्याय यात्रा होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, उसका पूरा का पूरा सहयोग सेंट्रल कमेटी से मिला होता है। आपको एआईसीसी से उसका गो हेड मिलता है। अभी तो चुनाव आ रहा है, अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ। तो अभी चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कैसे राहुल जी कांग्रेस का पॉलिटिक्स ऑफ बैलेंस वाला दांव कितना कारगर होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये मान ही लिया जाए कि अब देश में मुफ्त की राजनीति वाला वक्त आ ही गया है? इसमें कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बड़े ऐलान कर देगा, कौन ज्यादा राशि का वादा कर देगा। सर नहीं, केवल ये मुफ्त वाला तो विषय है, ये इसके साथ थोड़ा व्यापक है ये जी। और कांग्रेस पार्टी इस समय बैलेंस की राजनीति कर रही है, मैं भी नहीं मानता हूं। कांग्रेस 2015 के बाद पहली बार अपने स्टैंड माने अपने पैर पर खड़ा होकर लड़ने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस की कोशिश इसलिए स्वाभाविक है कि उनको पता है कि नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह हमने 49 दिनों का, वो तो एक ही दिन का समर्थन दिया, अरविंद केजरीवाल को समर्थन क्या दिया, ये स्थायी आ गए, हमारी पार्टी को ही खा गए, खत्म कर दिया। तो चूंकि 2020 में कांग्रेस ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, अगर लड़े होते 3 पक्षीय चुनाव होता तो हो सकता था बीजेपी सत्ता में आ जाती। कांग्रेस की नीति थी कि बीजेपी किसी ढंग से हारनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। अब वो नीति दिल्ली में या कुछ राज्यों में बदल रही है। जो मैंने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा उसी में मैं जोड़ना सवाल, दिल्ली में कुछ राज्यों में बदल रही है। इकाई कांग्रेस की इसमें उतनी कोशिश करती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है जितना राज्य स्तर के नेता, मतलब दिल्ली वाले नेता लगे हुए हैं? नहीं, अजय माकन जी ने ही उनको देशद्रोही कहा है। अजय माकन जी इस समय कांग्रेस की हायरार्की में तीसरे चौथे नंबर पर, राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, तीसरे चौथे नंबर पर हैं। लेकिन केंद्र की जो वहां अध्यक्ष हैं, बाकी हैं, वो भविष्य के लिए रास्ता बनाए रखना चाहते हैं। जब चुनाव प्रचार होगा तब देखेंगे कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति क्या रही है। कि कांग्रेस में एक सोच उभरी है कि जहां जहां बीजेपी है वहां तो हम हैं, जहां तीसरी पार्ट आती है हम खत्म हो जाते हैं। दिल्ली में बीजेपी थे तो हम थे, राजस्थान में बीजेपी है तो हम है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है तो हम है, गुजरात में हम बीजेपी थे, आम आदमी पार्टी का ही हमारा वोट कम गया। लेकिन इसका जो व्यापक स्तर है वो ये है कि इस समय देश में कई कारणों से हिंदुत्व का एक वातावरण नए सिरे से सतह पर है। और उस सतह के वातावरण के कारण केजरीवाल को ऐसा लग रहा है उनको कि भाई अगर हम हिंदुत्व के ऐसे मुद्दे उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का पुजारी प्रकोष्ठ है जो हर मंदिरों की बैठक करता है, पुजारियों के सम्मेलन करता है, पुजारी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी मासिक बैठकें हुई हैं। तो इस समय उनको यह लग रहा है कि अगर इस प्रकार की हमने घोषणाएं कर दी, अगर मान लीजिए दिल्ली में मिलाकर के 10,000 भी मंदिर हो गए मोटा मोटी, और एक मंदिर में एक 2-2, 3-3 पुजारी भी हैं, 20, 25, 30 हजार हो गए, उनके परिवार को मिला दीजिए, उनसे जुड़े लोगों को मिला दीजिए, और जो मंदिरों में पुजारियों का प्रभाव होता है वहां आने वाले भक्तों पर, तो ये एक बड़ी ताकत हमारे वोट में जुड़ सकती है। इस समय उनको पता है कि जब कांग्रेस यहां चुनाव लड़ रही है तो जो मुस्लिम वोट इन ब्लॉक हमको मिलता था, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय प्रवृत्ति यह है कि मुसलमान भाजपा के विरुद्ध मतदान करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव से देखा गया लगातार, तो कांग्रेस को समर्थन करें। कांग्रेस अगर यहां ठीक से चुनाव लड़ रही है तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जा सकता है।
तो उसमें ये दांव हमारे लिए खेलना बहुत आवश्यक है। पहले उन्होंने तीर्थ यात्राएं किया, तीर्थ यात्रा की कमेटी बनाई है, कराते भी हैं, पहले भी उन्होंने किया है। और जब वो जेल से निकल के आए थे तो INDIA के बाकी नेताओं से अलग उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय का भी नारा लगाया था, जो INDIA के बाकी नेता नहीं लगाते हैं। तो केजरीवाल जी को मालूम है कि बीजेपी यहां बड़ी शक्ति है, कांग्रेस अगर वोट काट देगी, बीजेपी के हिंदुत्व को अगर हमने थोड़ा धक्का दिया, पुजारियों को मिला लिया, तो एक बड़ा वोट बैंक आ जाएगा। ये उनकी इस समय की पॉलिसी है। लेकिन समस्या यह है कि दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपए का है, 58,000 करोड़ का मोटा मोटी यहां के राजस्व संग्रह की बात हो रही है। तो अगर दिल्ली में यह हालत है कि 58,000 का कर राजस्व संग्रह है, सरकार 12,000 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति देती है, जो बंद कर दिया है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, तो इतने पैसे 18,000 रुपये प्रति महीने आएंगे कहां से? जहां तक इमामों की बात है जी, तो मुझे संदेह है कि केजरीवाल जी जानबूझकर वेतन रोककर इसको इशू बनाना चाहते हैं पुजारियों के अंदर कि हम तो इमामों का वेतन ही लंबे समय से नहीं दे रहे हैं, देखो वो तो सड़कों पर हैं। तो संभव है केजरीवाल जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इमामों को सड़क पर ला करके और ये मैसेज देने के कि हम उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, ताकि हिंदू मतदाता जो इस अलग समय और भारी बेहतर संख्या पॉइंट में, आपने बताया सर, वो हमसे खुश हो। बिल्कुल। रमनीश जी, इसी से जुड़ा सवाल जिसका जिक्र अवधेश सर ने किया कि क्या एक अलग तरह की एक कोशिश है कि एक तरफ ये दिखाना कि देखिए मुस्लिम जो संगठन है या इमाम, उनको सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन हम पुजारियों को ये वादा कर रहे हैं कि उनको हम दिया जाएगा। अपना वोट बैंक बेस बढ़ाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी कर रही है। और क्या आम आदमी पार्टी को ये डर है कि मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक सकता है कांग्रेस जब और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है? देखिए, मुझे लगता है आयुष जी, इस बार अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने आरोप लगाया था कि 12% कम से कम दिल्ली का जो वोटर लिस्ट से नाम है इधर से उधर किया जा चुका है। लेकिन इधर से उधर वोटर लिस्ट में का नाम इधर से उधर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है इस बार, अरविंद केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस जो है इधर से उधर हो चुका है। पहले जो है ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी इनको कड़ी टक्कर दे सकती है या देती आ रही है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 7 में 7 जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। इस बार इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी हमको बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है। फिर प्रश्न आता है कि आज पुजारियों को इन्होंने वायदा किया है कि 18,000 रुपया जो है वेतनमान के रूप में हम महीने देंगे, लेकिन इनके वायदों पे बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। लेकिन वादों पर, इनके वादों को कैसे भरोसा किया जाए, जबकि ये बात सच है कि आज हम देख रहे हैं कि इमामों को इन्होंने पहले घोषणा किया था कि हम 15,000 रुपया वेतनमान इन्होंने दिया भी, लेकिन आज कई महीनों से या सालों से हम कहें तो इमाम को वेतन इन्होंने दिया नहीं है। तो केजरीवाल जी, वायदों का पिटारा आपके पास है, और वायदा तो आप पंजाब से लेकर के दिल्ली तक वायदा तो आपने दिया ही। आपने किसानों के लिए वायदा किया कि हम पराली जलाने के बाद जो है कोयला निकालेंगे, उससे बिजली का उत्पादन करें। क्या किसानों के लिए आपने कोयले का उत्पादन भी पराली से हुआ, या आपने बिजली का उत्पादन को पराली से किया? फिर आपने वायदा किया था कि 1,000 रुपया पंजाब की जो महिलाएं हैं उनको हम देंगे। क्या आपने उन वायदों को पूरा किया? आपने वायदा किया अभी कि 2100 रुपया संजीवनी योजना के तहत हम महिलाओं को दिल्ली में देने जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो इस बात को नकार रहा है। उनके पास तो कहना है कि हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं जी। फिर उसके बाद फिर आपने वायदा किया था, सबसे बड़े वायदे इनके थे कि शिक्षा मॉडल हमारे देश का सबसे बड़ा मॉडल कहलाएगा, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है। ये वादे असरदार तो हो जाते हैं कई बार। हिमाचल में भी कांग्रेस वादे पूरा नहीं कर पा रही है रमनीश जी। हिमाचल में भी कांग्रेस वादे पूरा नहीं कर पा रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन वादों से कांग्रेस सत्ता तक तो पहुंची गई। लड़ाई वादों की तो है, कन्विंस करने की तो है, पूरा करने वाला फैक्टर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसमें वजन दिखता है, लेकिन वो तो बात की बात है, चुनाव के बाद की बात है। नहीं, चुनाव के बाद की बात नहीं है। चुनाव से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने जो वायदे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किया, या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किया, या वक्फ बोर्ड के लिए किया, इसमें कोई शक नहीं। आपने उन वायदों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। आपने खूब बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पे बसाया है। सालिमपुर की बात करें, शहादरा की बात करें, ओखला की बात करें, शाहीन बाग की बात करें। जब आपने सीए और एनआरसी का विरोध करने में अरविंद केजरीवाल भी बहुत मुखरता से बोले, पार्टी के प्रवक्ता से जवाब